हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद कविता। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 15 नंबर के मार्क्स में आता है। तो जैसे कि आप सबको पता है, जो भी 15 नंबर के मार्क्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन समझ आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, अब हम आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं नगरीय विकास से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम अपना आंसर देखेंगे कि वायु प्रदूषण की संरचना एवं महत्व। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, भूमंडल पर निवास कर रहे सभी प्राणियों के लिए वायु एक जीवनदायी तत्व है। वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण का ऐसा संतुलित रूप है जो वायुमंडल के रूप में पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि भूमंडल पर जितने भी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए वायु एक जीवनदायी तत्व है। तो वायु जो है वो विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण का ऐसा संतुलन है जो कि वायुमंडल के रूप में पृथ्वी को चारों ओर से क्या हुआ है, घेरा हुआ है। पृथ्वी को चारों ओर से एक कंबल की भांति दबे हुए है। पृथ्वी में तल में तापमान से अधिकतर अंतर नहीं आने देता। वायुमंडल ही अल्ट्रावायलेट किरणों से जीवों तथा वनस्पतियों को बचाती है। मानव के लिए वायु का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रतिदिन जितनी वस्तुओं को ग्रहण करता है उसका 80% भाग वायु का होता है। प्रतिदिन एक मानव 22,000 बार श्वास लेता है और इस प्रकार 35 गैलन या 16 किग्रा ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी को चारों ओर से एक कंबल की भांति क्या हुआ है, दबे हुए है। अर्थात हम देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी को चारों ओर से ऐसे लपेटा हुआ है जैसे कि मानो कंबल ऐसे लपेटा गया हो, जो जिससे कि पृथ्वी के तापमान अर्थात पृथ्वी का जो तल होता है उसके तापमान में अधिक अंतर नहीं आने देता। और वायुमंडल में ही अल्ट्रावायलेट किरणों से जीवन और वनस्पतियों को बचाती है। इसलिए मानव के लिए वायु का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रतिदिन जितनी भी वस्तुओं का ग्रहण करता है, अर्थात जितनी भी वस्तुओं को ग्रहण करता है उसका 80% जो भाग होता है वो क्या होता है, वायु का होता है। और एक मानव जो है वो प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है और इस प्रकार वो 35 गैलन या 16 किग्रा ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है वायु प्रदूषण से आशय। तो गाइस, वायु प्रदूषण के आशय में हम देखते हैं कि जब भी बाहरी स्रोतों से जो अवांछित तत्व वायु में सीमा से अधिक बढ़ जाते हैं, अर्थात एक प्रकार से कह लें कि जो हानिकारक तत्व होते हैं वो वायु में एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर उससे अधिक हो जाता है तो वायु अपनी संतुलन रचना को खो देती है। तो ऐसी वायु को प्रदूषण वायु हम कहते हैं। और लगभग 5,000 वर्ष पूर्व जब मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था तो उसी दिन से वायु प्रदूषण क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। तो 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्र 16% की वृद्धि हुई, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो औद्योगिकरण, नगरीकरण और तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का क्या है, परिणाम। अर्थात जितने भी वायु प्रदूषण हो रहे हैं वो औद्योगिकरण, नगरीकरण और तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसी का ये परिणाम है। तो सभ्यता के विकास के साथ 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 जब क्रियाओं द्वारा वायु की संरचना में अनपेक्षित परिवर्तन आए हैं तो आज का जो ज्वलंत समस्या है वो क्या है, वायु प्रदूषण है। ठीक है, अब हम अपनी आगे की हेडिंग देखेंगे जो कि है वायु प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वायु में विद्यमान जैसे जैसे कोई गैस होती है, वायु में जितने भी विद्यमान गैस होते हैं उनके अनुपात में जब मानवीय क्रियाओं का या प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जो असंतुलन पैदा होता है तो इस दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात वायु में जितने भी विद्यमान गैसें हैं उनके अनुपात में जब कोई भी मानव क्रिया का
प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो है असंतुलन हो जाता है। अर्थात किसी भी जो गैस है उसका जो मात्रा है, वो कोई भी गैस है अगर अधिक हो गया, कोई कम हो गया, तो ऐसे जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो इस दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं। और कुछ विद्वानों द्वारा वायु प्रदूषण की परिभाषा को प्रयुक्त किया गया है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो इसमें हम पार्किंसंस हेनरी का देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वायुमंडल में जो बाहरी स्रोत होते हैं उससे जब विविध प्रदूषक उपस्थित हो जाते हैं तो उससे वायु की गैस नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाते हैं। तो इससे मानव स्वास्थ्य और सुखी जीवन और संपत्ति का नुकसान होने लगता है। तो जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तो उसमें हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात जो विश्व व्यवस्था संगठन है उसमें ये बताया गया है कि वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु वातावरण से मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व क्या होते हैं, अधिक मात्रा में, सघन का मतलब अधिक होता है, अधिक मात्रा के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात इकट्ठे हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रोफेसर जेफरी काल के अनुसार, उनके अनुसार हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण हवा में उत्पन्न थे, ठीक है, गैसें या कण हैं जो वायुमंडल सफाई प्रक्रिया से अधिक होते हैं। अर्थात उनका कहना है कि वायु प्रदूषण हवा में ऐसे गैसों के कण हैं जो कि वायुमंडल सफाई प्रक्रिया से क्या होते हैं, अधिक होते हैं और जैव अजैव तत्वों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। फिर इसी में हम देखेंगे हेस्टकेथ के अनुसार। तो हेस्टकेथ के अनुसार हम क्या देखते हैं कि वायु में उत्पन्न जो वायु तत्वों की उपस्थिति है तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है और वायु प्रदूषण यही कहलाता है। अर्थात वायु में बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसे ही क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ये हेस्टकेथ का कहना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, अर्थात वायु प्रदूषण से क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो स्थानिक ना होकर व्यापक होता है। तो वायु प्रदूषणों को हम अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं और ये प्रदूषक विस्तृत क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेते हैं। वायु प्रदूषण से न केवल मानव अपितु मौसम, जलवायु, प्राणी और वनस्पति पर भी प्रभाव होता है। तो वायु प्रदूषण में हम क्या देखते हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, स्थानीय नहीं होता है, ये क्या होता है, व्यापक होता है, इसका प्रसार दूर तक होता है। तो वायु प्रदूषण को हम अपने साथ उड़ाकर, अर्थात वायु जो है वो प्रदूषणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और ये जो प्रदूषक होते हैं वो ये विस्तृत क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेते हैं। तो वायु प्रदूषण से केवल मानव को नहीं बल्कि मौसम, जलवायु, प्राणी और वनस्पति को भी क्या होती है, हानि होती है, ये उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, अर्थात वायु प्रदूषण का मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखेंगे। तो पहला है हमारा, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में मिश्रित होने से श्वास अवरोध पैदा करता है, भले ही वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो वायु प्रदूषण है वो मनुष्य के श्वसन तंत्र पे, अर्थात जिसे हम सांस लेते हैं, हम अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, तो हमारे सबसे पहले वो हमारे श्वसन तंत्र पे उसका प्रभाव पड़ता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में मिश्रित होकर श्वास लेने में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, अर्थात उसमें रुकावट पैदा करता है। भले ही वो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, फिर भी वो सांस लेने में क्या करता है, रुकावट पैदा, अवरोध पैदा करता है। ठीक है, फिर हम दूसरा ऑप्शन इसमें देखेंगे। तो दूसरा हमारा, ओजोन की कमी से होने पर गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म रोग, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम क्या देखेंगे
कि ओजोन की कमी होने पर गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म रोग अर्थात कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से गले, आँख व फेफड़े के रोग हो जाते हैं। अर्थात वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण हो जाता है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो गले और आँख और फेफड़े के रोग होते हैं इससे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को धूम कुहरे से मिश्रित होने पर श्वसन प्रणाली में अंतर्रुद्धता के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हो जाता है तो धूप और कोहरे में मिश्रित होने पर ये श्वसन प्रणाली अर्थात जो सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया होती है या एक तरह से कह लें जो गति होती है, तो उसके कारण अंतर्रुद्धता के कारण जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर हम अपना पांचवा ऑप्शन देखते हैं। इसमें अम्ल वर्षा के कारण धरातल पर स्थित जल भंडार का जल और भूमिगत जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और ऐसे जल के प्रयोग से मानव का स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। फिर छठा ऑप्शन है, इसमें देखते हैं कि वायु में निलंबित कण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश कर अनेक रोग पैदा करते हैं, और वाहनों से निकलने वाले, यहाँ देखिए आप देखिए यहाँ पे कुएं दिया है जो कि यहाँ पे रहेगा धुएं, और यहाँ शीशा दिया है जो कि यहाँ रहेगा सांस। तो अर्थात हमारा यहाँ पे रहेगा वाहनों से निकलने वाले धुएं में सांस के भाग होते हैं जो कि शरीर में पहुँचने पर यकृत, आहार नली क्षति पहुँचाते हैं, और स्त्रियों के गर्भपात एवं बच्चों में मस्तिष्क विकार पैदा करते हैं। अर्थात हम क्या देखते हैं कि जब वायु में जो निलंबित कण होते हैं और श्वास के साथ शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और उनके कारण अधिक रोग पैदा होते हैं। और वाहनों से जो निकलने वाले धुएं होते हैं वो भी जब हम सांस लेते हैं तो उसमें धुएं का भी क्या कर जाता है, धुआं भी प्रवेश कर जाता है, जो कि शरीर में पहुंचने पर यकृत, आहार नली को क्षति पहुंचाता है, और स्त्रियों में गर्भपात की संभावना को पैदा करता है। संभावना को पैदा नहीं करता, इससे स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है, और बच्चों में जो है वो मस्तिष्क का विकार पैदा हो जाता है। अर्थात मस्तिष्क का आप देखेंगे किसी का मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, या ऐसी कोई मतलब बहुत सारी समस्याएं मस्तिष्क से लेकर विकार पैदा हो जाता है। हम इसमें सातवां ऑप्शन देखेंगे। सातवां है कि जहरीली गैस एवं रसायनों के संयंत्रों से विषयुक्त गैसों के यकायक लीक होने पर वायु इतनी प्रदूषक हो जाती है कि लोगों की बड़ी संख्या में मौत होती है, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी भी परिमाणित होती है। ठीक है, तो हम सातवां ऑप्शन में क्या देखते हैं कि जहरीली गैस और रसायनों के संयंत्रों से जो भी विषाणुयुक्त अर्थात विषयुक्त जो गैस निकलती है उसके लीक होने पर वायु इतनी प्रदूषण हो जाती है कि लोगों की अगर बड़ी संख्या है तो वहाँ क्या हो जाती है, बहुत बड़ी संख्या में मौत हो जाती है, और साथ ही साथ आने वाली कई पीढ़ियाँ भी इसका शिकार हो जाती हैं। ठीक है, आपने भोपाल गैस सुना होगा, उसमें जब भोपाल गैस में तो आपने भोपाल गैस दुर्घटना को आपने सुना होगा, जब भोपाल में किसी कंपनी से गैस का जहरीली गैस का रिसाव होने लगता है तो वहाँ पे लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, और आज भी भोपाल में उस गैस से प्रभावित हजारों लोग अस्पतालों में मिलते हैं। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जब किसी भी प्रदूषित जो गैस होती है वो अगर लीक होती है तो उसमें लोगों की बड़ी संख्या में क्या होती है, मौत हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। रेडियोधर्मिता के प्रभाव के कारण अनेक घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अर्थात हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण से आँखों में जलन, सिर में दर्द, मिचली आना, अस्थमा, टीबी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां, जलन होना, सिर में दर्द, मिचली आना, अस्थमा, टीबी आदि रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब हम आगे देखेंगे, आगे जो हमारा हेडिंग है वो वायु प्रदूषण का वनस्पतियों पर प्रभाव देखेंगे। अभी तो हमने वायु प्रदूषण का मानव पे प्रभाव देखा, अभी हम वनस्पतियों पे देखेंगे।
तो वनस्पतियों पे प्रभाव में हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जहाँ वायुमंडल को शुद्ध करने का प्राकृतिक स्रोत है, वहीं दूषित वायु से स्वयं ही प्रभावित होती है और प्रदूषण के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो क्षीण पड़ने से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होने से आहार की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो पाता। इसके साथ ही वाष्पीकरण की क्रिया भी प्रभावित होती है। धूम कोहरे के क्षेत्र में उगने वाले पौधे का विकास कम हो जाता है और वायु प्रदूषण से फल, सब्जियां, फूल आदि क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति होती है कि जो वायुमंडल को शुद्ध करने का क्या होती है, एक प्राकृतिक स्रोत होती है। अर्थात जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो वही जो है वो दूषित वायु से स्वयं क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और प्रदूषण के कारण जो है वो प्रकाश संश्लेषण अर्थात जो प्रकाश होती है वो क्षीण पड़ने लगती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अर्थात पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है तो वो पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन नहीं कर पाते हैं और उसी के साथ साथ जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अर्थात पौधे जो अपना भोजन होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण करते हैं और वाष्पीकरण और बूंद स्राव के द्वारा उसका उत्सर्जन करते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो धूम और कोहरे के क्षेत्र में उगने वाले पौधे का विकास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से वायु प्रदूषण जो है उससे फल, सब्जियां, फूल आदि क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से पत्तियों का जो आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और रंगहीन हो जाता है। तो वायु प्रदूषण के विभिन्न जो तत्व होते हैं वो धूम, कोहरा और अम्लीय वर्षा, ओजारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि पौधों को क्या करते हैं, विविध प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला हेडिंग है वो है वायु प्रदूषण का जीव जंतुओं पर प्रभाव। अभी हमने पढ़ा मानव पे प्रभाव और वनस्पति पे प्रभाव, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जीव जंतुओं पर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि पशुओं तथा अन्य जीवों पर भी वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु की सांस लेते हैं, जीव जंतु, यहाँ देखिए की दिया है इसलिए मैं की पढ़ रही हूँ, यहाँ रहेगा जीव जंतु भी श्वास लेते हैं और इस प्रक्रिया में अनेक विषाक्त पदार्थ शरीर में प्रवेश कर अनेक रोगों को जन्म देते हैं। पशुओं के द्वारा खाए जाने वाले चारे पर क्लोराइड यौगिक के निरपेक्ष से विषैलापन आ जाता है जो शरीर में पहुंचने पर दांत व हड्डियों को क्षय रोग पैदा कर देते हैं और वायु प्रदूषण से अनेक कीट पतंगे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का हम जीव जंतुओं पे जो प्रभाव है उसमें क्या देखते हैं कि वायु और पशु भी क्या करते हैं, वो वायु प्रदूषण पे उनका प्रभाव पड़ता है। अर्थात जीव जंतु भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि जीव जंतु भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसीलिए वायु प्रदूषण का प्रभाव जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में अनेक जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाता है। अर्थात सांस लेने के बाद जो प्रदूषित वायु होता है वो शरीर में प्रवेश करके अनेक रोगों को जन्म देता है। तो जो पशुओं द्वारा खाए जाने वाले जो चारे हैं उस पर भी क्लोराइड यौगिक के निरपेक्ष का विषैलापन आ जाता है जो कि शरीर में पहुंचने पर दांत व हड्डियों का क्षय रोग क्या कर देता है, पैदा कर देता है। तो वायु प्रदूषण से अनेक जो कीट पतंगे होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जब ये चारों पे पड़ता है तो जो हमारे मतलब जो भी घास फूस होते हैं, जो भी चारा होता है उसमें अनेक प्रकार के कीट पतंगे होते हैं जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, अगला हेडिंग है हमारा वायु प्रदूषण का वायुमंडल पर प्रभाव। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण का वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें देखते हैं वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव वायुमंडल पर भी पड़ता है जिसके कारण आज विश्व के जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अनेक जो विषैली गैसें हैं उनके कारण संपूर्ण विश्व में तापमान की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जो पहले 20 डिग्री सेल्सियस था अभी वो 50 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। ठीक है, जो हिमनदों के पिघलने का सागर तल ऊंचा होने के लिए उत्तरदायी हो रहा है और वायु प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। ठीक है,
तो वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो क्या हैं? दृश्यता पर प्रभाव, सूर्य प्रकाश की सघनता पर प्रभाव, और अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव और धूम मोहरा। इतने प्रभाव हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के इतने, ये 5 प्रभाव निम्न हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय क्या है, अर्थात जो वायु प्रदूषण है उसको किस प्रकार से हम नियंत्रण करें। तो गाइस, वायु प्रदूषण के नियंत्रण में हम पहला जो उपाय है उसको देखेंगे। तो पहला उपाय हमारा, वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप होने वाले घातक प्रभाव के बारे में लोगों को अधिकतम जानकारी दी जाए। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जब हम जो वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं, घातक प्रभाव हैं, उनके बारे में अगर हम लोगों को अधिकतम जानकारी देते हैं तो वायु प्रदूषण जो क्या है, नियंत्रण हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन है, उसमें ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जैसे द्रव्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ताप ऊर्जा आदि। ठीक है, फिर हम तीसरा देखेंगे, इसमें स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल की जगह संपीड़न प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाए। ठीक है, फिर हम देखेंगे चौथा ऑप्शन है, इसमें डीजल की गाड़ियों में आने सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल का प्रयोग किया जाए। फिर पांचवा ऑप्शन इसमें देखेंगे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों में स्थान पर वैकल्पिक रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाना चाहिए। और छठा ऑप्शन इसमें देखेंगे कि हम पार्थनियम या कांग्रेस घास में संपूर्ण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 6 ऑप्शन दिए गए हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आंसर समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।